हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज़ मोनिका सक्सेना। आज मैं आपको स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का पार्ट 3 कंटिन्यू कर रही हूँ। पिछले वीडियो से पार्ट 2 जो मैंने बताया था, इसमें मैंने पार्ट 2 में आखिरी में बताया था कि एरर्स कितने तरह के होते हैं। ये लास्ट पेज है उस वीडियो का जो मैंने डिस्कस किया था। उस पेज को मैंने लिखा था कि जब आपकी हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस जब आपकी रिजेक्ट हो गई तो अब आपकी एरर आ रही होगी कहीं ना कहीं। जब एरर आ रही है तो एरर भी दो तरह के होते हैं, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। तो अब मैंने लिखा था कि हाइपोथेसिस टेस्ट रिलाइज ऑन सैम्पल डेटा, यानी कि सैम्पल आपने लार्ज स्केल पे कलेक्ट किया है या स्मॉल स्केल का कलेक्ट किया है। अगर आपने स्मॉल स्केल पे किया है, छोटा सैम्पल लिया है किसी सिटी का, किसी ब्लॉक ए मान लीजिए मैंने उसमें बताया था, तो आपने जब उस पर ट्रीटमेंट दिया ब्लॉक ए के लोगों पे, ट्रीटमेंट कोई भी ट्रीटमेंट आपने दिया तो उन पर इफेक्ट आया कि नहीं आया। अगर इफेक्ट नहीं आ रहा है दैट मीन्स देयर इज़ नो डिफरेंस। तो क्या होगा, नल हाइपोथेसिस आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप नल हाइपोथेसिस होती क्या है, जिसमें वेरिएबल्स में कोई डिफरेंस नहीं होता है, या तो बहुत कम डिफरेंस होगा और या फिर वो ज़ीरो होगा। ज़ीरो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स इज द नल हाइपोथेसिस। तो क्या होगा कि जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपने बनाई होगी प्रेडिक्शन, वो एक्सेप्ट हो जाती है। अब उसके पीछे कारण बताना पड़ेगा कि ये एरर कैसे आ रही है। दैट मीन्स सैंपल ठीक से रिसर्चर के द्वारा नहीं लिया गया है, प्रचुर मात्रा में सैम्पलिंग नहीं ठीक से हुई, यानी कि डेटा जो कलेक्ट हुआ वो उतना रिलायबल नहीं था, इसलिए तो वो नल हाइपोथेसिस आपकी एक्सेप्ट नहीं हो पा रही है। तो and because the sample data are not completely reliable, there is always a risk that misleading data will cause the hypothesis test to reach a wrong conclusion. इसी तरह से रॉन्ग कंक्लूजन पे आपकी डेटा जो है वो पहुंच गया है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने म्यू इक्वल्स टू 80 लिया था पॉपुलेशन मीन, तो उसी के बेसिस पे टाइप 1 और टाइप 2 एरर मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसमें देखिए, टाइप 1 एरर अकर्स व्हेन द सैंपल डेटा अपीयर टू शो अ ट्रीटमेंट इफेक्ट। जब ट्रीटमेंट का इफेक्ट होगा तो क्या होगा, इन दिस केस द रिसर्चर विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड कंक्लूड दैट द ट्रीटमेंट हैज़ एन इफेक्ट, यानी कि ट्रीटमेंट का इफेक्ट हो रहा है। एंड द हाइपोथेसिस टेस्ट इज स्ट्रक्चर्ड सो दैट टाइप 1 एरर आर वेरी नॉट लाइकली, स्पेसिफिकली द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टाइप 1 एरर इज इक्वल टू अल्फा लेवल। यानी कि टाइप 1 एरर जो एरर आ रही है आपकी, उसमें इसमें रिजेक्ट हो रही है जो भी सैंपल आपने लिया होगा, तो वो अल्फ़ा लेवल, मैंने उसने बताया था कि अल्फ़ा लेवल जो है वो कहीं ना कहीं इक्वल होता है एरर के। कहीं ना कहीं एरर आ रही है, जो भी एरर आ रही होगी तभी तो आपकी रिजेक्ट हो रही है नल हाइपोथेसिस, तो ये जो अल्फ़ा लेवल के बराबर हो जाती है इसकी वैल्यू। नेक्स्ट है टाइप 2 एरर। ये जस्ट ऑपोजिट होगा टाइप 1 के। इसमें बोला गया है कि टाइप 2 एरर अकर्स व्हेन द सैंपल डज नॉट अपीयर टू हैव बीन अफेक्टेड बाय द ट्रीटमेंट, दैट इज ट्रीटमेंट डज नॉट हैव एन इफेक्ट। ट्रीटमेंट का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। इन दिस के ट्रीटमेंट विल एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस एंड कंक्लूड दैट द ट्रीटमेंट डज नॉट हैव एन इफेक्ट। ये तब केस में होगा जब आपकी अगर पॉपुलेशन जो भी आपने लिया है, आपने एक स्मॉल सैंपल लेकर के स्मॉल ट्रीटमेंट इफेक्ट आपने दिखाया हुआ है। अगर ट्रीटमेंट का स्मॉल सैंपल लेके अगर आपने टाइप 2 में कर रखा है तो आपको रिजल्ट इसमें स्मॉल ट्रीटमेंट इफेक्ट दिखेगा। और जब ट्रीटमेंट का इफेक्ट दिखेगा तो इसमें यही बोला गया है इस टाइप 1 और टाइप 2 के एरर में कि ये एरर कब आ जाएगी। देखिए, गलती की बात हो रही है। गलती कब होगी, जब रिसर्चर का सैंपल कहीं ना कहीं बाधित हो रहा हो, कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा होगा, कहीं उसने ठीक से सैम्पलिंग नहीं ली होगी। तो पिछले वीडियो मैंने आपको साफ साफ बताया था कि जो नल हाइपोथेसिस है वो आपकी रिजेक्ट वहाँ पे हो रही थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था। इसमें ये वो कह रहे हैं कि सैंपल डेटा अपीयर टू शो ट्रीटमेंट इफेक्ट। अगर ट्रीटमेंट का इफेक्ट दिखा रहा है तो क्या होगा, तो अगर उसने ऐसी बनाई होगी हाइपोथेसिस, देन इट विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस इन टाइप 1 एरर। इसमें आपका लार्ज स्केल मान के चल रहे हैं, लार्ज स्केल अगर आपने सैंपल लिया होगा। और टाइप 2 में अगर आपने स्मॉल अगर लिया हुआ है सैंपल, तो इसमें आपका नल हाइपोथेसिस आपके इसमें लिखा हुआ है एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। क्यों? क्योंकि बीच का एक्सेप्टेंस का एरिया, अगर आपने बेल शेप का उसमें देखा हो डायग्राम, तो उसमें ज़्यादा सैंपल आ जाएंगे, ज़्यादा लोग आ जाएंगे, क्योंकि वो एरिया ज़्यादा कवर अप कर रहा है। तो उसमें सैंपल आपका जो रिजल्ट आएगा वो एरर तो देगा लेकिन आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी वहाँ पे नल हाइपोथेसिस। दैट मीन्स कि कोई वहाँ पे कोई बायसनेस नहीं है आपके सैंपल डेटा में। तो वो वहाँ पे सेकंड टाइप की एरर आ जाती है। इसे हम सेकंड टाइप की कहते हैं, जिसमें कि वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस एंड कंक्लूड दैट द ट्रीटमेंट डज नॉट हैव एन कोई इफेक्ट उसमें नहीं हुआ है।
देखिए एक चार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें अक्सर ये पूछते हैं कि अगर नो इफेक्ट है, और नो इफेक्ट यानी कि नल हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड देयर इज़ अ टाइप 1 एरर एंड द डिस्कशन जो भी आपने डिसीजन जो भी रिसर्चर ने लिया है वो करेक्ट है, यानी कि प्रिडिक्शन उसकी सही है। अगर इसी में अगर टाइप 1 एरर में यहाँ पे रिजेक्ट हाइपोथेसिस हो जाएगी अगर वो टाइप 1 एरर अगर आ रही है और डिसीजन करेक्ट है, लेकिन इफेक्ट कैसा है, इफेक्ट एग्जिस्ट, तो क्या यहाँ पे हाइपोथेसिस फॉल्स हो जाती है और टाइप 2 एरर आ जाता है। यानी कि टाइप 2 एरर में एक्सेप्ट, या इस केस में टाइप 2 एरर में यहाँ पे एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, डिसीजन करेक्ट है, टाइप 2 एरर है, लेकिन इफेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपका यहाँ पे हाइपोथेसिस फॉल्स हो जाएगी। इस चार्ट को हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आपकी एक्चुअल सिचुएशन दिखा रहा है, लिखा हुआ है मैंने। ये एक्सपेरिमेंटल्स डिसीजन है कि अगर इफेक्ट नहीं है तो नल हाइपोथेसिस ट्रू है, अगर इफेक्ट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है तो हाइपोथेसिस फॉल्स है। तो यानी कि टाइप 2 एरर आ रही है। और टाइप 1 एरर कब आ रही है, जब यहाँ पे नो इफेक्ट है, हाइपोथेसिस यहाँ नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। और रिजेक्ट कब हो जाएगी, जब आपका यहाँ पे इफेक्ट एग्जिस्ट होगा, डिसीजन करेक्ट होगा, तो यहाँ रिजेक्ट हाइपोथेसिस हो जाएगी। तो ये चार्ट आपका बहुत ही क्लियर है, अगर आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। ये एग्ज़ाम में, नेट के एग्ज़ाम में ये अक्सर ये पूछ लेते हैं, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। बेहतर यही है कि आप इसको एक चार्ट के फॉर्म में इस तरह से इसको रोज़ देखते रहें, याद करते रहें, कहीं लिख लें अपने पास। बुक्स में भी आपको ये बना हुआ मिल जाता है आपको, लेकिन इसको समझने में थोड़ी परेशानी होती है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर जैसे मैंने बताया वैसे समझेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा, जो ट्रीटमेंट वाला एग्जाम्पल है। व्हेन अ रिसर्च स्टडी प्रिडिक्ट्स अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शनल टेस्ट की तरफ अगर हम बात करें, जब आपकी रिसर्च किसी एक डायरेक्शन में जाती है। अब देखिए यहाँ पे 1 टेल टेस्ट और 2 टेल टेस्ट की ये बात कह रहे हैं। अब कब एक डायरेक्शन में जाएगी, जब फॉर द ट्रीटमेंट इफेक्ट, ये इफेक्ट जो आप ट्रीटमेंट का दे रहे हैं ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये डिपेंड करेगा। इट इज़ पॉसिबल टू इनकॉर्पोरेट दैट डायरेक्शनल प्रेडिक्शन इनटू द हाइपोथेसिस टेस्ट। The result is called a directional test or a one-tailed test. A directional test indicates the directional prediction in the statement of the hypothesis and in the location of the critical region. किस डायरेक्शन में आपकी टेस्टिंग जा रही है, यहाँ वहाँ पे इंक्रीज हो रहा है इफेक्ट या डिक्रीज हो रहा है, वो आप वन टेल टेस्ट लगा रहे हैं। अगर वन टेल टेस्ट लगा रहे हैं दैट मीन्स कि वो डायरेक्शन में उधर जा रहा है। और यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि डायरेक्शनल प्रेडिक्शन इन द स्टेटमेंट ऑफ द हाइपोथेसिस एंड द लोकेशन ऑफ द क्रिटिकल रीजन। अगर आपकी जो क्रिटिकल रीजन मैंने बताया था कि दोनों साइड में बेल शेप होते हैं, वहाँ पे क्रिटिकल रीजन होता है, ग्रे कलर का देखा होगा आपने उसमें। तो अगर इंक्रीज कर रही है वहाँ पे, अगर डेटा आपका जो है वो इफेक्ट दिखा रहा है, ट्रीटमेंट का इफेक्ट दिखा रहा है, तो आप अपना एक डायरेक्शन में जा रहा है तो वो वन टेल टेस्ट है। अगर आपका मान लीजिए फॉर एग्जांपल इफ द ओरिजिनल पॉपुलेशन हैज़ अ मीन 80, ये मैंने उसमें ये बताया था बेल शेप उसमें, एंड द ट्रीटमेंट इज प्रेडिक्टेड टू इंक्रीज द स्कोर्स, इंक्रीज हो रहे हैं नंबर, यानी कि इफेक्ट दिखा रहा है वो, देन द नल हाइपोथेसिस वुड स्टेट दैट आफ्टर ट्रीटमेंट क्या होगा कि जो पॉपुलेशन मीन है, ये पॉपुलेशन मीन कहते हैं नल हाइपोथेसिस का, ये स्मॉलर देन है 80, देयर इज़ नो इंक्रीज। अगर वो दिखा रहा है कि आपके उसमें ट्रीटमेंट में कोई इफेक्ट जो है वो इंक्रीज नहीं हो पा रहा है, ज़्यादा लोगों पे इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस क्या हो जाए, इन दिस केस द एंटायर क्रिटिकल रीजन वुड बी लोकेटेड इन द राइट हैंड टेल्ड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। राइट हैंड टेल इसलिए बोला जाता है कि क्योंकि आपकी जितनी भी जो भी आपका न्यूमेरिकल की वैल्यू आ रही होगी वो 1.96 की तरफ आ रही होगी, यानी कि 1.96 के एक यूनिट डायरेक्शन की तरफ जा रही होगी राइट साइड में, इसलिए इसको वन टेल्ड कह देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नल हाइपोथेसिस आपकी छोटी हो रही है 80 से, उसमें कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्रिटिकल रीजन की तरफ जा रहा है। बिकॉज लार्ज वैल्यूज ऑफ एम वुड demonstrate that there is an increase and would tend to reject the null hypothesis। वहाँ पे क्रिटिकल एरिया में नल हाइपोथेसिस मैंने बताया था बेल शेप, अगर आपने देखा होगा वहाँ पे डायग्राम पिछले वीडियो में, कि नल हाइपोथेसिस वहाँ पे रिजेक्ट हो जाती है। क्रिटिकल रीजन जो होता है 1.96 के बाद आपकी जो क्रिटिकल रीजन स्टार्ट हो जाता है, वहाँ से फिर आपकी नल हाइपोथेसिस वहाँ रिजेक्ट हो जाती है, जबकि बीच का एक्सेप्टेंस वाला रीजन होता है जहाँ पे नल हाइपोथेसिस
एक्सेप्ट होती है। ये मैंने बार बार आप उस वीडियो में बता रखा है, आप देख सकते हैं उसको। तो इसके आधार पे क्रिटिकल रीजन की तरफ अगर वैल्यूज़ जा रही हैं तो दैट मीन्स वहाँ पे देयर इज़ नो इंक्रीज, इसमें पॉपुलेशन में कोई इंक्रीज वहाँ पे नहीं हो रहा है। वहाँ पे ऐसी ये छोटी पॉपुलेशन मीनिंग इज लेस देन 80। अगर वन डायरेक्शन है तो वन टेल्ड हुआ, अगर टू टेल्ड होगा तो टू टेल्ड में अगेन वही चीज़ है कि यूनि से बाई डायरेक्शनल हो जाएगा। दैट मीन्स कहीं वैल्यू आपकी ज़्यादा आ रही होगी, कहीं इंक्रीज़ हो रहा है, कहीं डिक्रीज़ हो रहा है, तो दोनों तरफ आपकी टेल टेस्ट वाला जो फॉर्मूला होता है वो लगेगा। मेजरिंग इफेक्ट साइज, अ हाइपोथेसिस टेस्ट इवेलुएट्स द स्टैटिस्टिकल significance of the result from a research study. That is, the test determines whether or not it is likely that the obtained sample mean, जो obtained sample mean आया है आपके पास, occurred without any contribution from a treatment effect. The hypothesis test is influenced not only by the size of the treatment effect but also by the size of the sample. सैम्पल का साइज क्या है, लार्ज है कि स्मॉल है, उसी के अकॉर्डिंग टाइप 1 और टाइप 2 एरर आपके बनते हैं। Thus, even a very small effect can be significant if it observed in a very large sample. Because a significant effect does not necessarily mean a large effect, it is recommended that the hypothesis test is accompanied by a measure of the effect size. यानी कि effect size का मीनिंग ये हुआ कि जो ओरिजिनल हमारी पॉपुलेशन थी उसके ट्रीटमेंट देने के बाद उसके अफेक्ट जो आया, कितने नंबर ऑफ़ पीपल पे आया, वो इफ़ेक्ट का साइज़ हुआ। मान लीजिए 80 थी तो 80 में से 70 लोगों में से जो 70 की जो वैल्यू आई 70 यानी कि 70 लोगों पे इफ़ेक्ट हुआ ट्रीटमेंट का, तो वो इफ़ेक्ट का साइज़ हो गया। अब वो बढ़ भी सकता है, क्या घट रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, वन टेल टेस्ट है कि टू टेल्ड टेस्ट का फॉर्मूला लगेगा। तो ये डिपेंड करता है जो आपने सैम्पल डेटा आपने लिया होगा रिसर्चर ने। सब कुछ सैम्पल डेटा पे ही डिपेंडेंट होता है। हाइपोथेसिस टेस्ट भी, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, टाइप 1 टाइप 2 एरर, ये सब आपके सैम्पल डेटा पे, वो बार बार यही चीज़ को कह रहा है कि वो सब आपके सैम्पल डेटा पे इफेक्ट डिपेंडेंट होते हैं। उसी के अकॉर्डिंग इफेक्ट का साइज़ होता है, यानी कि कितनी पॉपुलेशन अफेक्टेड हुई उसका साइज़ बनेगा। वी यूज़ कोहेन इक्वल्स टू एस एज अ स्टैंडर्डाइज मेजर ऑफ इफेक्ट साइज। ये अब आप फॉर्मूला जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो एस की वैल्यू आपके पास आएगी। ये मेजर ऑफ इफेक्ट साइज है। इफेक्ट का जो आप एस का फॉर्मूला आप देखेंगे S² इक्वल्स टू उसमें सिग्मा करके उसमें लिखा रहता है, बुक में आप देख लीजिएगा। मच लाइक अ Z स्कोर, कोहेन एस मेजर द साइज ऑफ मीन डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। ये भी आप फॉर्मूले में देखेंगे, मीन डिफरेंस उसमें दिखाया हुआ होगा और SD उसमें SD यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन उसमें फॉर्मूले में इंक्लूड होगा। थैंक यू वियर्स।